हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। सो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण और उसके बाद क्या परिणाम हुए, वो सब दोस्तों हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपके एग्जामिनेशन में इससे पहले हम लोग फ्रांस की क्रांति जो इससे पहले क्रांतियाँ हुई वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसकी वीडियो दोस्तों आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। आज हम लोग दोस्तों जो डिस्कस करेंगे वो 1830 की क्रांति है, ठीक है। तो इसके क्या कारण रहे, क्या परिणाम हुए, ये सब दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन है कुछ इस तरह से आ सकता है, 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के कारणों, पूर्व परिणामों की विवेचना कीजिए, या 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के कारणों और महत्व की विवेचना कीजिए। यहाँ पे महत्व भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति 1830 के क्या कारण थे, इसके परिणाम की विवेचना कीजिए। बातें की 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण और परिणाम समझाइए। 1830 की क्रांति के कारणों और परिणाम का वर्णन कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। सन 1830 की फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ द 1830। यूरोप के आधुनिक इतिहास में फ्रांस क्रांतियों में अग्रणी रहा है, यानी फ्रांस में सबसे ज़्यादा क्रांतियाँ हुई हैं। और जैसे ही फ्रांस में क्रांतियाँ शुरू हुई दोस्तों, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, उसके बाद दोस्तों जो उसके आसपास के जो पड़ोसी देश थे वो भी, वहाँ पर भी जो क्रांति की ज्वाला थी वो धीरे धीरे प्रज्वलित होने लगी। एक तरह से क्रांति की जो किरण थी वो धीरे धीरे और बढ़ने लगी, ठीक। जैसे जैसे उसके जो आसपास के जो पड़ोसी देश जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया, हंगरी हो गया, और भी उसके जो दोस्त थे, रशिया हो गया, यहाँ पर दोस्तों मोनार्की थी, यहाँ पर सामंतवाद था, यहाँ पर जो बड़े लोग थे, जो अपर क्लास के लोग थे वो रूल करते थे, राजा लोग रूल करते थे। पादरियों का बहुत ज़्यादा क्रूर शासन था, उनको बहुत सारे राइट थे। और दूसरी जगह पर जो लोअर क्लास के थे, जो नीचे वर्ग के लोग थे, उनको ज़रा से भी राइट नहीं थे। उल्टा वही लोग टैक्स भरते थे, और जो बड़े लोग होते थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे, हाई क्लास के लोग थे, उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। तो इस तरह की ज़बरदस्ती दोस्तों जो लोअर क्लास थे उन लोगों के साथ होती थी। तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे वो जो ज़बरदस्ती थी उसने, अब कब तक आदमी उसको सहन करेगा। बाद में दोस्तों जो गुस्सा था आवाम के बीच में, जो जनता के बीच में जो गुस्सा था, वो दोस्तों क्रांति के रूप में बाहर निकला। तो एक तरह से 1789 में जो क्रांति हुई फ्रांस की, क्योंकि वहाँ पर भी सामंतवाद, राजा का क्रूर शासन, बेरोज़गारी, भुखमरी बढ़ रही थी। जो 1789 की क्रांति, उसके देखे देखे जो बगल के उसके जो पड़ोसी देश थे उन लोग भी क्रांति की राह पे चलने लगे, क्योंकि उनके भी जो देश में जो शासन था वो सही नहीं था। वहाँ पे सामंतवाद था, राजशाही थी, मोनार्की थी। 1789 ईस्वी की क्रांति के बाद लुई 16वें और चार्ल्स दशम के शासन में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई। देखिए दोस्तों, जब 1789 की क्रांति हुई तो उसके बाद फिर से कहा गया कि फिर से फ्रांस से उसमें शांति ला जाएगी। उसके बाद लुई 16वें को और चार्ल्स दशम को शासन की बागडोर दी गई, जिनके फलस्वरूप फ्रांस में 1830 ईस्वी में फिर क्रांति का विस्फोट हो गया। यानी जो लुई 18वें थे और चार्ल्स दशम थे, ये अच्छे से शासन नहीं कर सके। इनकी वजह से फिर से जो जनता थी वो फिर से प्रताड़ित होने लगी। 1830 की क्रांति फ्रांस के इतिहास में बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप के विभिन्न देशों में क्रांतियां हुई। जैसा कि मैं बता चुका हूं, जो दूसरे देश थे वो भी क्रांति की राह में चलने लगे, और फ्रांस में लुई फिलिप का मध्यवर्गीय शासन स्थापित हो गया। जुलाई की राज क्रांति के कारण, फ्रांस की जुलाई की क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। वियना कांग्रेस ने फ्रांस में बूर्बो वंश की पुनर्स्थापना कर दी थी, और लुईस 18वें फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन किया गया था। लेकिन फ्रांस की जनता बूर्बो शासक के शासन से संतुष्ट नहीं थी। ऐसी स्थिति में क्रांति का होना आवश्यक था। तो पहला कारण था दोस्तों, जो वियना कांग्रेस में बूर्बो वंश के जो लुई 16वें थे वो योग्य शासक नहीं था, तो उसका अयोग्य होना एक कारण था।
लुई 18वें के शासनकाल में फ्रांस में 5 प्रमुख राजनीतिक दल थे, जिनके 2 गुट बने हुए थे। एक गुट कट्टर राजसत्तावादियों और वैध राजसत्तावादियों का था। दूसरे गुट में उदारवादी, गणतंत्रवादी और बोनापार्टिस्ट शामिल थे। तो एक ऐसा था जो सामंतवाद को सपोर्ट करता था और एक ऐसा था जो उदारवादी सोच रखता था। तो यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, एक ग्रुप अच्छा था, एक जो ग्रुप था वो बुरा था। आप इस तरह से समझ सकते हैं। इन राजनीतिक दलों के मध्य संपर्क जुलाई की क्रांति को लाने में बड़ा सहायक सिद्ध हुआ। चार्ल्स दशम एक प्रतिक्रियावादी शासक था। उसने फ्रांस में अपनी निरंकुशा शासन स्थापित करके क्रांति के समर्थकों का दमन करना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों यहाँ पे निरंकुश चार प्रतिक्रियावादी शासक का मतलब है दोस्तों एक ना से डिक्टेटरशिप सोच रखने वाला। ठीक है, जो डिक्टेटरशिप सोच रखता है दोस्तों उसको हम लोग प्रतिक्रियावादी शख्स यानी शासक मानते हैं हिस्ट्री में। देखिए ठीक, तो उसकी दमनकारी नीति ने फ्रांस की जनता को अत्यधिक रूष कर दिया था। यानी अगर कोई भी उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाता था, अगर वो कोई भी जुल्म कर रहा है उसके खिलाफ़ कोई आम जनता आवाज़ उठाती थी, वो क्या करता था, उसको क्या करता था, या तो उसको दंड देता था या तो उसको कारागार में डाल देता था। इस तरह से जो जनता की आवाज़ होती थी, आवाम की जो आवाज़ होती थी, उसको पूरी तरह से दबा देना, इसको दोस्तों हम बोलते हैं प्रतिक्रियावादी शासक। और फलस्वरूप क्रांति का विस्फोट होना निश्चित हुआ। तो दोस्तों एक कारण आपका हुआ चार्ल्स दशम का प्रतिक्रियावादी शासक होना। अब कब तक आदमी सहन करेगा। और यहाँ पर जैसे रूसो जैसे स्कॉलर्स आए थे, उन्होंने फ्रांस की जनता को इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दिया था कि अब वो दब के रहने वाले नहीं थे। तो उन्होंने क्या करा, 1700 की क्रांति के बाद फिर से 1830 की क्रांति की राह फिर पकड़ ली। ठीक, क्योंकि जो चार्ल्स दशम था वो एक प्रतिक्रियावादी शासक था। चौथा रीज़न दोस्तों, जुलाई 1830 ईस्वी में चार्ल्स दशम ने एक घोषणा करके अपनी मूर्खता का परिचय दिया। क्या करा, और क्रांति को अनिवार्य बना दिया। इस घोषणा के साथ ही 25 जुलाई 1830 ईस्वी को चार्ल्स दशम ने 4 दमनकारी कानून पारित किए। इन अध्यादेशों से फ्रांस की जनता अत्यधिक रुष्ट हो गई और वह अपने राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए क्रांति करने को तत्पर हो गई। इस प्रकार फ्रांस में क्रांति का श्री गणेश हुआ। तो एक तरह से जो 1830 में चार्ल्स दशम ने कानून पास करे थे, और जो कानून पास करे थे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को विरोध करते थे। ठीक, तो एक कारण ये था। क्रांति की प्रमुख घटनाएं, अब घटनाएं दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। कारणों के परिणाम स्वरूप 27 जुलाई 1830 ईस्वी को लाफायत के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने पेरिस में विद्रोह कर दिया। चार्ल्स दशम की सेना विद्रोहियों को रोकने में असफल रही और क्रांतिकारियों ने 28 जुलाई को पेरिस पर अधिकार कर लिया। 27 से 29 जुलाई तक पेरिस की सड़कों पर राजा और जनता में खूनी संघर्ष चलता रहा। यानी जो जनता थी और राजा के सैनिक थे, उनके बीच में ज़बरदस्त विरोध चलता रहा कि अधिकांश जनता ने क्रांतिकारियों के साथ दिया और राजा की सेना की भीषण पराजय हुई। लाफायत की अध्यक्षता में होटल डी विले में एक अस्थायी सरकार की स्थापना की गई। 7 अगस्त को चार्ल्स दशम गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। पियर्स के कहने पर क्रांतिकारियों ने बूर्बो वंश की दूसरी शाखा के राजकुमार ड्यूक ऑफ ऑर्लियंस लुई फिलिप को फ्रांस का शासक स्वीकार किया। लुई फिलिप ने संविधान की शपथ लेकर घोषणा की कि वह देश में वैधानिक राजसत्ता की स्थापना करेगा। उसने फ्रांसीसियों का राज, द किंग ऑफ द फ्रेंच की उपाधि ग्रहण की और देश में उदारवादी संविधान लागू किया। इस प्रकार फ्रांस की 1830 ईस्वी की क्रांति सफल हुई और फ्रांस में चार्ल्स दशम के निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन का अंत हुआ। क्रांति का महत्व। फ्रांस की जुलाई राजक्रांति फ्रांस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस क्रांति का महत्व निम्न बातों पर स्पष्ट होता है। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप स्पेन, पोलैंड, बेल्जियम,
स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी और इटली के राज्यों में क्रांतियों का सूत्रपात हुआ। यानी 1830 की क्रांति के बाद जो ये पड़ोसी देश थे यानी स्पेन, पोलैंड, बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, इन पांचों देशों में धीरे धीरे क्रांतियां होने लगी और साथ ही साथ इटली में, क्योंकि यहाँ पर मोनार्की थी, राजशाही थी। इस क्रांति के उदारवादी और राष्ट्रीयता के सिद्धांत पर विशेष बल दिया। इस क्रांति ने फ्रांस में बूर्बो वंश की राजसत्ता हमेशा के लिए समाप्त कर दी। लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना और उसने फ्रांस में उदारवादी लोकप्रिय शासन की स्थापना की। परिणाम दोस्तों ये हुए, पहला परिणाम की और जगहों पर क्रांतियां होने लगी जो पड़ोसी देश थे। दूसरा कारण, इस क्रांति से जो बूर्बो वंश था, फ्रांस का एक डोमिनेंट ग्रुप था, उसका जो डोमिनेंस था वो एक तरह से बिल्कुल रुक गया। लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। इसके बाद फ्रांस की जनता को स्वतंत्रता मिली और लुई फिलिप ने जनता के अधिकारों की रक्षा की शपथ ग्रहण की। फ्रांस में निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन का अंत हुआ। जो एक प्रतिक्रियावादी शासक था उसका अंत हुआ। इस क्रांति ने कट्टर राजसत्तावादियों के प्रभुत्व यानी उनके डोमिनेंस को और आतंकवादी कार्यक्रमों का भी अंत कर दिया। लिप्सन के अनुसार 1830 ईस्वी की क्रांति ने 1789 ईस्वी की राजक्रांति के अपूरे कार्य को यानी अधूरे कार्य को पूरा कर दिया। अब भविष्य के लिए क्रांतिकारी भावना के मूल तत्वों यानी समानता, धर्मनिरपेक्षता, वैधानिक स्वतंत्रता की नींव सुदृढ़ हो गई। 1830 की क्रांति के प्रभाव और परिणाम, इफेक्ट एंड रिजल्ट ऑफ द रिवेंज रेवोल्यूशन ऑफ द 1830। ये क्रांति 28 से 31 जुलाई 1830 तक ही रही। इसे 1789 की क्रांति का पूरक माना जाता है। इसके प्रभाव फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों पर गहरे पड़े। इनका विवेचन निम्नलिखित है। पहला प्रभाव और परिणाम, बोर्बो वंश का शासन की समाप्ति। राजवंश के राजाओं ने निरंकुश शासन स्थापित कर सदा प्रतिक्रियावादी नीतियों का अनुकरण किया। यानी कोई भी उनका विरोध करता था वो उसको सप्रेस कर देते थे, उनको झुका देते थे, उनको जेल में डाल देते थे और या तो दंड देके उनको दंडित करते थे। फलतः इस क्रांति ने फ्रांस में बोर्बो राजवंश की सत्ता समाप्त कर उसके स्थान पर ऑर्लेंस राजवंश की सत्ता और शासन स्थापित किया। पहला परिणाम। दूसरा, देवी अधिकारों पर आधारित निरंकुश राजसत्ता के स्थान पर संवैधानिक शासन। चार्ल्स दशम के सिंहासन त्याग के बाद फ्रांस में दैवीय अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन सदा के लिए समाप्त हो गया। जनता ने प्रतिनिधियों द्वारा लुई फिलिप को राजा चुने जाने से निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर संवैधानिक शासन यानी सेकुलैरिटी वाला कॉन्स्टिट्यूशन स्थापित हुआ। प्रजातंत्र के सिद्धांत मान्य हो गए। सन 1814 के राजपत्र में कुछ संवैधानिक परिवर्तन किए गए यानी कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स करे गए। इसकी 14वीं धारा को समाप्त कर दिया गया क्योंकि उसके अनुसार राजा को दमनकार कानून बनाने का अधिकार था। राजा को अध्यादेश और अधिनियम जारी करने के अधिकार से वंचित किया गया और विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। यानी जो राजा था वो अब कानून बनाने योग्य ना था, उसके पास इसकी जो पावर्स थी छीन ली गई और इसके जगह पर जनता को यानी कॉन्स्टिट्यूशन को दी गई। इन सब परिवर्तनों से कुलीन, सामंतों और कट्टर राज सत्ताधारियों के प्रभाव में कमी हुई। यानी जो कुलीन वर्ग थे, अपर क्लास के लोग थे, सामंत थे और जो कट्टर लोग थे जो जात पात का समर्थन करते थे, उनका जो वर्चस्व था वो समाप्त हो गया। पादरी वर्ग के प्रभाव में कमी। चार्ल्स दशम के सिंहासन त्याग से पादरियों का बड़ा समर्थक चला गया। यानी चार्ल्स दशम ने जब यहाँ से इंग्लैंड भाग गया, उसके साथ बहुत सारे जो पादरी थे वो भी इंग्लैंड चले गए। जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति से पादरियों के प्रभाव व महत्व को गहरा आघात लगा। फ्रांस के नए शासक लुई फिलिप ने पादरियों को उच्च सदन से निकाल दिया। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका प्रभाव कम हो गया। मध्यम वर्ग के प्रभाव और प्रभुत्व में वृद्धि। फ्रांस में जुलाई क्रांति का महत्वपूर्ण
परिणाम मध्यम वर्ग की विजय थी। सन 1789 ईस्वी की क्रांति और सन 1791 और 1795 के संविधान ने भी मध्यम वर्ग को ही सत्ता सौंपी थी। मध्यम वर्ग ने सन 1815 तक क्रांति के सिद्धांतों और उपलब्धियों की सुरक्षा की। जुलाई 1830 की क्रांति में भी इस मध्यम वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उदारवादी फिलिप को फ्रांस का शासक बनाया। इससे मध्यम वर्ग में के प्रभुत्व में वृद्धि हुई। सन 1789 ईस्वी की क्रांति की पूरक बोर्बो राजवंश के शासक राजत्व के दैवी सिद्धांतों में, निरंकुश स्वेच्छाचारी राजतंत्र में और प्रतिक्रियावादी नीतियों में विश्वास करते थे। सन 1789 ईस्वी की क्रांति ने इन तत्वों का अंत कर दिया। सन 1830 की क्रांति ने इससे आगे बढ़कर चार्ल्स दशम के प्रतिक्रियावादी कानूनों और अध्यादेशों का अंत कर दिया और विचारों की स्वतंत्रता फिर स्थापित की। कुलीनों और पादरियों का वर्चस्व सदा के लिए समाप्त कर दिया गया। निर्वासित संसद स्थापित की गई जिसे कानून बनाने के पूर्ण अधिकार दिए गए। स्वतंत्रता, समानता और धर्म निरपेक्षता यानी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड सेकुलरिटी के सिद्धांत मान लिए गए। मताधिकार पहले से अधिक विस्तृत कर दिया गया। इन्हीं कारणों से सन 1830 की क्रांति सन 1789 की क्रांति की पूरक थी। यानी जो क्रांति का काम 1789 में ना हो सका, जो काम 1789 की फ्रांस की क्रांति नहीं कर सकी, वो काम 1830 की क्रांति ने कर दिया। जो रिफॉर्म्स रह गए थे उसको फुलफ़िल कर दिया। विदेश नीति में परिवर्तन। सन 1830 के पहले फ्रांस के शासक ने विदेश नीति में प्रतिक्रियावादी सिद्धांतों का अनुकरण किया और मेटरनिक का यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था में समर्थन किया और उदारवादी आंदोलन का अन्य देशों में भी दमन किया। पर सन 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस के शासक लुई फिलिप ने उदारवादी प्रजातांत्रिक नीतियों का, जन आंदोलन और संवैधानिक तत्वों का समर्थन किया। अपनी स्वतंत्रता के बाद फ्रांस उदारवादी नीतियों का, जन आंदोलन और संवैधानिक तत्वों का समर्थन किया। अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षरत बेल्जियम, इटली के राज्य, पोलैंड आदि के प्रति उसने सहानुभूति प्रकट कर उनका पक्ष लिया। संवैधानिक आंदोलनों के समर्थन में फिलिप ने इंग्लैंड का साथ देना प्रारंभ किया।